हेलो दोस्तों, एक बारी फिर स्वागत है आप सभी का हमारे प्यार से चैनल CUET मॉक यानी क्यूट मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस एजुकेटर। एंड आज हम स्टार्ट करेंगे एक न्यू चैप्टर जिसका नाम है रीजनल एस्पिरेशंस। रीजनल एस्पिरेशंस, अगर सबसे पहले हम इस वर्ड की बात करें, सो रीजन यानी कोई इलाका एंड एस्पिरेशंस यानी कोई इच्छा, कोई आकांक्षा, मनोकामनाएं। तो अगर हम रीजनल एस्पिरेशंस टर्म की बात करें, सो इट रेफर्स टू द will, the desire of the regions of India to protect their own culture, their identity, etc. सो रीजनल एस्पिरेशंस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद अलग अलग रीजन्स इंडिया के अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, उसको बचाने के लिए अपनी एस्पिरेशंस जो है, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, उनको गवर्नमेंट के आगे पेश करती हैं। एंड इसको पेश करने का तरीका कोई बहुत ही नॉन वायलेंट नहीं होता, कोई बहुत पीसफुल तरीका नहीं होता है। इस दौरान हमें कई सारे अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके भी देखने को मिलते हैं, जिस तरह से अलग अलग जगहों पर अपनी ये जो रीजनल एस्पिरेशंस है वहाँ के लोग एक्सप्रेस करते हैं। एंड अल्टीमेटली इन सभी प्रॉब्लम्स का एक रेजोल्यूशन निकलता है, एक सोल्यूशन निकलता है। किसी ना किसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट उन रीजन्स को मना लेती है, उनकी जो प्रॉब्लम होती है उनको एड्रेस करती है, जिसकी वजह से इंडिया अभी भी एक यूनाइटेड नेशन की तरह आपके सामने खड़ा है। इंडिया के खंडित टुकड़े नहीं हुए हैं, इंडिया अभी भी एक यूनियन ऑफ स्टेट्स ही है। कोई स्टेट 1947 में जो इंडिया का पार्ट बना था वो इंडिया से अलग नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने सारी रीजनल एस्पिरेशंस का कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से कोई सोल्यूशन निकाला। सो इस चैप्टर के अंदर ओवरऑल हम ये 5 लेक्चर्स पढ़ने वाले हैं एंड इस तरह से इनके आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रही है। ठीक है, सो सबसे पहले हम बात करेंगे चैप्टर की ही। सो आपको आपके एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले तो फ्रंट पेज के ऊपर ये एक पोस्टर सा दिखेगा, जिसके अंदर ओवरऑल 7 लैंग्वेजेस के अंदर एक डिमांड करी गई है। क्या डिमांड करी गई है? ये डिमांड करी गई है उत्तराखंड के स्टेट के फॉर्मेशन के लिए। जो पहले उत्तरांचल बनता है, बाद में इसका रीनेम करके इसको उत्तराखंड बना दिया जाता है। सो ये जो पोस्टर आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, अपने एनसीईआरटी बुक्स में भी देख सकते हैं। दिस पोस्टर इज रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, दैट इज उत्तरांचल बनाने की डिमांड हो रही है, जिसको बाद में उत्तराखंड रीनेम कर दिया जाता है। एंड ये जो स्टेट है हमारा किस ईयर में बनता है? 2000 ईयर में बनता है। अब जनरली क्या देखा जाता था कि जो रीजनल एस्पिरेशंस है, जो उनकी डिमांड्स होती हैं, वो अपने लोकल लैंग्वेज में आगे रखते थे। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है जो अपना डिमांड आगे रखना चाह रहा है, तो वो अपने नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में उस डिमांड को आगे रख रहे हैं एंड नॉर्थ ईस्ट लैंग्वेज में ही उसके पोस्टर्स वगैरह बन रहे। बट ये जो पोस्टर है इसके अंदर ओवरऑल 7 इंडियन लैंग्वेजेस देखने को मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे पूरे इंडिया का साथ चाहते थे, ताकि वो इस डिमांड को आगे पुश करे, हर एक स्टेट की यहाँ एक सेपरेट उत्तराखंड बनाया जाए उत्तर प्रदेश से। क्योंकि ये जो रीजन है, ये माउंटेनियस रीजन है, जो कि उत्तर प्रदेश का जो प्लेन रीजन है उनसे इनका कल्चर अलग है, लाइफस्टाइल अलग है, बोलने का तरीका, रहने का तरीका अलग है। सो इसलिए उत्तर प्रदेश के जो ईस्टर्न रीजन है वहां से एक सेपरेट स्टेटहुड की जो डिमांड हो रही है उसको फुलफिल करी जाए। 7 लैंग्वेजेस में पोस्टर इसलिए था कि बाकी स्टेट्स भी जो है वो भी इस डिमांड को पढ़े, समझे एंड आगे पुश करें। ठीक है, सो लेट अस टॉक अबाउट द चैप्टर। In the first chapter we have studied about the process of nation building. उस दौरान कुछ ऐसे डिजायर्स थे, कुछ ऐसे डिमांड थे जो हमारी गवर्नमेंट फुलफिल नहीं कर पाई। एंड 1970s 80s खत्म होते होते जब डेमोक्रेसी अपने एक नॉर्मल ट्रैक पे आ रही है, जब जनता पार्टी का जितना भी एक्सपेरिमेंट था डेमोक्रेसी को लेकर वो सब खत्म हो गया, एक तरह से हमें दोबारा स्टेबल डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है इंदिरा गांधी के अंदर, तब अलग अलग रीजन्स के जो डिजायर थे, जो कई टाइम से सप्रेस थे, कहीं ना कहीं वो अगर उसको एक्सप्रेस करते भी थे तो इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशन अलाउ नहीं करती थी कि वो आगे आ पाए वो डिमांड। फाइनली वो डिमांड्स जो है अब वो हमें क्लियरली दिखने लग गए थे। सो पीपल स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग एंड raising their demands regarding autonomy और expressing their culture, या अलग अलग जो भी उनके डिमांड्स हैं अब हमें वो 1980s में देखने को मिल गए। स्पेसिफिकली जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे हमें ये देखने को मिला। पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर, ये कुछ और ऐसे रीजन है जहां पे हमें ये सारी डिमांड्स ज्यादा देखने को मिली इस दौरान। ठीक है, so 1980s may be seen as a period of rising of regional aspirations for autonomy and often outside the framework of the Indian Union। यानी ये जो autonomy की अब डिमांड करी जा रही है अलग अलग रीजन्स के तरफ से, वो जो डिमांड्स है उसको
पेश करने का तरीका कोई बहुत पीसफुल तरीका नहीं है। हमें डेमोन्स्ट्रेशंस देखने को मिल रहे हैं, आर्म्ड रिबिलियन देखने को मिल रहा है कि लोग वेपन्स लेकर गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट उसको उसी वे में रिप्रेस भी कर रही है एंड अल्टीमेटली उस पूरे स्टेट का जो भी या तो उस रीजन का जो भी पॉलिटिकल सिस्टम है वो खत्म हो जा रहा है, वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ रहा है। सो जिस करके इंडिया के अलग अलग रीजन में बहुत ज्यादा केओस मच रखा था 1980s के डेकेड में। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब हमने पढ़ा, हमने ओवरऑल इस बुक में ये पढ़ा है एंड ये समझ लिया है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। बेसिकली इंडिया की डेमोक्रेसी डाइवर्सिटी को एक प्रॉब्लम नहीं कंसिडर करती है, वो इसको इंडिया का एक स्ट्रेंथ समझती है, अनलाइक मेनी अदर यूरोपियन कंट्रीज। सो इंडियन डेमोक्रेसी के हिसाब से जो अलग अलग रीजन्स हैं इंडिया के, जिनके अलग अलग कल्चर है, अलग अलग लैंग्वेज है, एंड अगर वो उसको एक्सप्रेस कर रही है सो उसको हम एंटी नेशनल नहीं मानते, उसको हम नेशन के लिए एक प्रॉब्लम नहीं मानते, उसको रादर हम एक स्ट्रेंथ मानते हैं कि लोग अपनी डिजायर्स को गवर्नमेंट के आगे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसको हम टोटली रॉन्ग नहीं कह सकते। सो जो इंडिया का डेमोक्रेटिक अप्रोच है वो अलाउ करता है अलग अलग रीजन्स को अपने एस्पिरेशंस को आगे सामने रखने के लिए एंड इनके ऊपर सलाह मशवरा करके जो इनकी लीगल जो इनकी लाजमी बात होगी, इंडियन गवर्नमेंट अग्री करती है कि वो उन चीज़ों को फुलफिल करेगी। बट एट द सेम टाइम दे हैव टू इंश्योर दिस कि एक रीजन के एक डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम पूरे नेशन की सिक्योरिटी को थ्रेट नहीं करेंगे एंड एट द सेम टाइम हम नेशन को ऊपर करने के लिए एक रीजन को निगेट नहीं करेंगे। सो इंडियन डेमोक्रेसी बैलेंस करके चलती है, एक नेशन के भी डिमांड के लिए, एक नेशन के लिए भी जो चीज़ें अच्छी हैं एंड एक रीजन के लिए भी जो चीजें अच्छी हैं। नेक्स्ट, एरियाज ऑफ टेंशन। सो राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इंडिया बहुत सारे प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जैसे कि पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड बहुत सारे। कई लोग को ऐसा लगा था, कई सारे फॉरेन पावर्स, फॉरेन ऑब्जर्वर जो अलग अलग कंट्रीज थी, उनका मानना यह था कि इंडिया लंबे समय तक एक यूनाइटेड कंट्री की तरह नहीं रह पाएगा, बट अल्टीमेटली ऐसा नहीं होता है। सो बेसिकली हमें सबसे पहले 1947 में ही जम्मू एंड कश्मीर का इशू देखने को मिल जाता है कि किस तरह पाकिस्तान जो है वो इन्फिल्ट्रेटर्स को भेजती है जम्मू एंड कश्मीर में। जो राजा है वो ऑलरेडी अग्री नहीं कर रहे थे उस टाइम पे इंडिया का पार्ट बनने में। सो जम्मू एंड कश्मीर का हमें इशू यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर नागालैंड, मिजोरम जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वो भी इंडिया से सिसीड होने की बात करती है। फिर हमें देखने को मिलता है किस तरह लैंग्वेज की वजह से साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर हमें अनरेस्ट देखने को मिलता है। पोती श्रीरामुलु एक इनडेफिनेट फास्ट पे जाते हैं जिसकी वजह से एक सेपरेट आंध्रा का स्टेट बनता है 1953 में, एंड ये जो डिमांड है ये बाकी रीजन भी करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली 1956 में जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास होता है उसके तहत इंडिया में 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरीज बनते हैं। एंड उसके बाद से हमें देखने को मिलता है कि जो साउथ इंडियन स्टेट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं अगेंस्ट हिंदी, कि जो हिंदी को इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जा रहा था, तो वो उस चीज से खुश नहीं थे, वो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एंड वही नॉर्थ इंडिया में हमें प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है कि नॉर्थ इंडियन पीपल वांट कि हिंदी को जल्दी से ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए। सो इतने सारे टेंशंस हमें इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद देखने को मिल रहे थे। इनमें से कुछ का सोल्यूशन इमीडिएटली हो जा रहा था, कुछ को सप्रेस कर दिया जा रहा था। सो ओवर द टाइम ये जो सप्रेशन थी ये बढ़ गई थी। 1980s के अंदर ये सारे जो डिमांड्स थे वो फूट के बाहर आने लग गए थे। कई समय से ये जो डिमांड्स फुलफिल नहीं हुए थे, अब लोग एकदम ही अंदर से भरे पड़े थे एंड दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग, दे स्टार्टेड यूजिंग वायलेंट मेथड्स गवर्नमेंट के आगे अपना डिमांड फुलफिल कराने के लिए। सो हम आज इस चैप्टर में यही चीज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक अबाउट विच वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर इज अबाउट द इशू ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो इसके पहले कि हम जम्मू एंड कश्मीर के इशू के बारे में पढ़े, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले ये समझ जाए कि पहले जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटस इंडिया में क्या था 2019 के पहले कि वो एक इंडिया का स्टेट होता था। ये जो आपको पहली पिक्चर दिखाई दे रही है आपके स्क्रीन में येलो कलर का, दिस वाज द एंटायर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो 1947 से 2019 तक था। ये एक सिंगल स्टेट हुआ करता था। बट 2019 के अंदर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ ऑन 5th of August एंड इसके तहत जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेटहुड था वो खत्म हो जाता है एंड जम्मू एंड कश्मीर को जो एक स्टेट थी ओवरऑल उसको हम 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर देते हैं। द फर्स्ट यूनियन टेरिटरी वाज जम्मू एंड कश्मीर जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है आपकी सेकंड पिक्चर में, नाव वाली पिक्चर में, एंड द सेकंड यूनियन टेरिटरी वाज द रीजन ऑफ लद्दाख।
सो जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट होता था उसको 2019 में बाइफरकेट करके 2 यूनियन टेरिटरी बना दिया जाता है, ठीक है। सो इन योर एनसीईआरटीज, अब जो आप जम्मू एंड कश्मीर की फोटो देख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, ये फोटो आपकी 2019 के बाद जो 2 यूनियन टेरिटरीज बन गए थे उसके बेसिस पर ये फोटो आपको आपकी बुक में दिखाई दे रही है। सो वी ऑल आर अवेयर कि आर्टिकल 370, जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस मिला था एक आर्टिकल के तहत विच वाज कॉल्ड आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बट ये स्पेशल स्टेटस, ये स्पेशल प्रिविलेज मिलने के बावजूद हमें जम्मू एंड कश्मीर में राइट फ्रॉम द इंडिपेंडेंस टिल प्रेजेंट कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं, फ्रॉम द एक्टिविटीज ऑफ टेररिस्ट टू सेपरेटिस्ट मूवमेंट टू व्हाट नॉट। हमें 1990s के अंदर एक इंसिडेंट सुनने को मिला था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो कश्मीरी हिंदू पंडित्स थे उनको वहां से निकाल दिया गया था। बेसिकली होता क्या है कि इन द बिगिनिंग ऑफ 1990s जो हिजबुल मुजाहिदीन थे, अब ये मुजाहिदीन कौन है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि मुजाहिदीन बेसिकली रेडिकल इस्लामिस्ट लीडर्स है, तो ग्रुप है जो रिलीजन के लिए वॉर करते हैं, जिहाद के नाम पे जो लड़ाई करते हैं, अपने रिलीजन को बचाने के लिए जो लड़ाई करते हैं। सो जो रेडिकल इस्लामिस्ट या तो मिलिटेंट ग्रुप्स थे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, स्पेसिफिकली कश्मीर रीजन में, उनका बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ बढ़ गई थी, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए थे इन द 1990s, जो कि उस दौरान जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्शंस में वहाँ के जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था वहाँ पे इतना ज़्यादा फेरबदल देखने को मिलता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जो रेडिकल मिलिटेंट ग्रुप्स थे कश्मीर के वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, वो ओपनली आकर लोगों को असॉल्ट करने लग जाते हैं। एंड कश्मीरी हिंदूज को क्या बोलते हैं, कश्मीरी हिंदू पंडित्स को, कि ईदर यू लीव द रीजन और यू कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू मुस्लिम्स, या तो फिर आप मर जाओ। सो उनको बेसिकली 3 ऑप्शंस दे दिए गए थे हिजबुल मुजाहिदीन के द्वारा जो कश्मीरी पंडित्स कश्मीर में रहते थे, कि या तो तुम मर जाओ, या तो तुम हमारे धर्म को अपना लो, या तो फिर तुम यहां से इस जगह को छोड़कर चले जाओ। सो इन 1990s ऑलमोस्ट 30,000 Hindu Kashmiri Pandits died in Kashmir. 1 lakh of them migrated to different parts of the India. And जब 2019 में जब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ उसके बाद से एक एक करके इंडियन गवर्नमेंट ने ट्राई करा है कि ये जो कश्मीरी पंडित्स थे जो अलग अलग रीजन में सेटल हुए हैं उनको दोबारा कश्मीर में ले जाया जाए, चाहे जॉब्स के थ्रू, जॉब्स का लालच देकर या किसी और भी तरीके से। सो डिस्पाइट गिविंग जम्मू एंड कश्मीर द स्पेशल स्टेटस ऑफ आर्टिकल 370, हमें जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिले, लाइक मिलिटेंट एक्टिविटीज, टेररिस्ट एक्टिविटीज, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स एंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ कश्मीरी पंडित्स फ्रॉम द कश्मीर वैली। अगर हम जम्मू एंड कश्मीर की डेमोग्राफी की बात करें, सो जम्मू इलाका जो है वो हिंदूज डोमिनेटेड है, वहां पे हिंदूज की अच्छी खासी पॉपुलेशन देखने को मिलती है। मुस्लिम्स एंड सिख्स एंड क्रिश्चियंस भी यहाँ पे है, लेकिन मेजरली जम्मू इलाके में हमें हिंदूज की पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जो आपको मैप में येलो पोर्शन दिखा रहा है उसका नीचे नीचे वाला हिस्सा है जम्मू। एंड जो कश्मीर का इलाका है वहां पे मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, बाकी रिलीजन के भी लोग हैं, लेकिन ज्यादा किसकी पॉपुलेशन है वहां पे, मुस्लिम्स की कश्मीर में। एंड लद्दाख रीजन में ऑलरेडी पॉपुलेशन कम है, पर जो भी पॉपुलेशन है वो या तो मेजरली बुद्धिस्ट पॉपुलेशन है या तो फिर मुस्लिम पॉपुलेशन है। सो ये जो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख का इलाका है ये बेसिकली हमारे 3 मेजर कम्युनिटीज, रिलीजन के बेस पे 3 मेजर कम्युनिटीज में डिवाइडेड थी, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं द रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो इशू है एग्जैक्टली ये शुरू कहाँ से होता है। सो एक कहानी है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल, इसको ध्यान से सुनिएगा कि आपको साथ साथ याद हो जाए। इंडिया आज़ाद कब होता है? इंडिया आज़ाद होता है अगस्त 1947 में। उस टाइम पर कई सारे स्टेट्स ऐसे थे जिनको प्रिंस रूल करते थे, एंड उनके पास क्या चॉइस थी कि वो इंडिया का पार्ट बन सकते हैं, पाकिस्तान का पार्ट बन सकते हैं, तो इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। सो जो कई सारे स्टेट्स थे जो रेडी नहीं थे इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट बनने के लिए, उन्हीं में से एक स्टेट था हमारा जम्मू एंड कश्मीर का। वहां पे रूलर कौन थे? वहां के रूलर थे महाराजा हरी सिंह। सो महाराजा हरी सिंह ने डिसाइड करते हैं कि वो ना इंडिया के पार्ट बनेंगे ना पाकिस्तान के पार्ट बनेंगे, एंड वो दोनों ही कंट्री के साथ एक वे में एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट पे आ जाते हैं दैट फॉर नाउ लेट अस
बी द वे वी आर, हमें अगर किसी कंट्री का पार्ट बनना होगा तो हम बाद में बताएंगे। अब पाकिस्तान को क्या लगने लग गया कि जो कश्मीर का इलाका है वहां पे अच्छे खासे मुस्लिम की पॉपुलेशन है, सो बेसिकली कश्मीर जो है दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान। चाहे राजा ने अपनी मंजूरी नहीं दी है, लेकिन पाकिस्तान को यह लगने लग गया दैट कश्मीर बिलोंग्स टू पाकिस्तान, जिस करके पाकिस्तान एक एक करके अपने मिलिट्री पर्सनल को या फिर कुछ ट्राइबल लोग को वहां पे इन्फिल्ट्रेट कराने लग गया कश्मीर के इलाके में। एंड 24 अक्टूबर 1947 पे जो ये इन्फिल्ट्रेटर्स थे उन्होंने अटैक स्टार्ट कर दिया। वो महाराजा हरि सिंह के ऊपर प्रेशर बनाने लग गए कि फोर्सफुली वो वहां पे डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर रहे हैं कि कश्मीर को पार्ट बनाया जाए पाकिस्तान का। इस टाइम पर जो महाराजा हरि सिंह है वो इंडिया की हेल्प मांगते हैं, बट पंडित जवाहरलाल नेहरू ये हेल्प देने से मना कर देते। वो ये कहते हैं कि अगर आपको इंडिया का पार्ट बनना है सो यू विल हैव टू साइन अप द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद अस। सो महाराजा हरि सिंह अपने बिहाफ पर बात करने के लिए शेख अब्दुल्ला को भेजते हैं दिल्ली। वहां पे आकर नेहरू एंड शेख अब्दुल्ला के डिस्कशंस होते हैं। वो इंफॉर्मेशन महाराजा हरि सिंह को कन्वे करी जाती है कि नेहरू जी का कहना है कि अगर इंडियन आर्मी की हेल्प चाहिए तो इंडिया का पहले पार्ट बनना पड़ेगा, तब जाके हम अपने सोल्जर सप्लाई करेंगे आपको बचाने के लिए। 26 अक्टूबर आते आते बहुत ही बुरे कंडीशंस क्रिएट हो जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर इलाके में पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर्स के वजह से, जिसके वजह से राजा को फाइनली दिल्ली आना पड़ता है। वो दिल्ली आकर इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं। कुछ उनके टर्म्स होते हैं लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, जिसके वजह से इंडिया की जो आर्मी है उसको एयरलिफ्ट करके जम्मू एंड कश्मीर पहुंचाया जाता है। एंड इंडियन आर्मी फिर हेल्प करती है जो ट्राइबल इन्फिल्ट्रेटर्स थे उनको वहां से भगाने का एंड जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया का पार्ट ही बनाने का। ठीक है, अब डिस्पाइट बीइंग मुस्लिम जो कश्मीरी लोग हैं वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। ये बहुत हैरानी की चीज थी, इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एज अ मुस्लिम या हिंदू आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे। वहां के लोग अपने आप को एज अ कश्मीरी आइडेंटिफाई करते थे एंड उनकी जो रीजनल एस्पिरेशन थी उसको क्या टर्म दिया गया था, कश्मीरियत की, कि वो अपने आप को इंडिया या पाकिस्तान का पार्ट अपने रिलीजन के बेसिस पर नहीं बनाना चाहते थे। एंड जो वहां के लोकल लोग थे वो वहां के राजा से भी खुश नहीं थे। सो कई सारे लोग शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे थे कि वो वहां का रूलर बने एंड दे वांटेड कि महाराजा हरि सिंह जो है वो अपनी पावर से हट जाए एंड कश्मीर का जो लीडर हो वो शेख अब्दुल्ला हो। सो यहाँ की जो रीजनल एस्पिरेशन थी उसको उसकी डिमांड को कौन लीड कर रहे थे, इट वाज शेख अब्दुल्ला। एंड शेख अब्दुल्ला वाज आल्सो वेरी गुड फ्रेंड ऑफ नेहरू, जिसके वजह से राजा शेख अब्दुल्ला को ही भेजते हैं नेहरू के पास जब उनको हेल्प चाहिए थी। ठीक है, सो कमिंग बैक टू टॉपिक कि जब इंडियन आर्मी हेल्प करती है कश्मीर की एंड पाकिस्तानियों को वापस भेजने में, तो ये लड़ाई चलती ही रह रही थी कंटिन्यूअसली। सो अल्टीमेटली 1 जनवरी 1948 को इंडिया डिसाइड करता है कि वो इस मुद्दे का सोल्यूशन निकालने के लिए किसके पास जाएगी, यूएन के पास जाएगी। अब टिपिकली जम्मू एंड कश्मीर का जो सारा इलाका है वो इंडिया का पार्ट ऑफिशियली बन चुका है, जो कि राजा ने इंडिया के साथ वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया है। सो इंडिया का बनता तो नहीं था कि वो यूएन के पास जाए इस इशू को लेकर। इंडिया को अपनी स्ट्रेंथ यहाँ पे दिखानी चाहिए थे। ऑलरेडी इंडियन सोल्जर्स एयरलिफ्ट करके जम्मू एंड कश्मीर इलाके में पहुंच गए थे, बट ये मुद्दा पहुंच जाता है यूएन के पास। एंड जब यूएन के पास मुद्दा जाता है तो यूएन इसके ऊपर कंटिन्यूअसली कोई ना कोई रेजोल्यूशंस पास करता है। अल्टीमेटली जो फाइनल रेजोल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ दिस डिस्प्यूट उसको कहते हैं रेजोल्यूशन 47। ठीक है, सो 21 अप्रैल 1948 को यूएन रेजोल्यूशन 47 पास करता है। एंड ये जो रेजोल्यूशन 47 है इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, जैसे कि सबसे पहले तो ये बोलता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो विड्रॉ कर लेंगे उनके जितने भी इन्फिल्ट्रेटर्स हैं, चाहे सोल्जर्स हैं चाहे ट्राइबल पीपल है। तो सबसे पहले रेजोल्यूशन 47 हमारा पाकिस्तान को डायरेक्शन देता है, पाकिस्तान को एडवाइस करता है कि अपने सारे पाकिस्तानी सिटीजन्स नेटिव्स जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के इलाके में उनको वापस ले लो। इंडिया के लिए क्या कहता है, इंडिया के लिए कहता है कि जो अपनी आर्मी की स्ट्रेंथ है वो रिड्यूस कर दो इस इलाके में। एक मिनिमम सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए जितने आर्मी पर्सनल रिक्वायर्ड है बस उन्हीं को यहाँ पे रखो, बाकियों को वापस ले लो। एंड तीसरा
एक वे में जॉइंट, दोनों का ही जिसमें फायदा हो या तो जिसमें कश्मीरियों का फायदा हो, तो उसके लिए क्या बोलता है कि यहाँ पे एक प्लेबिसाइड कंडक्ट कराया जाए। प्लेबिसाइड कंडक्ट कराया जाए बोलता है। बेसिकली प्लेबिसाइड क्या होता है? तो प्लेबिसाइड होता है कि एक इट इज अ वे ऑफ आस्किंग पीपल, यानी एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ये एक टूल है जिसमें हम लोगों से डायरेक्टली पूछते हैं अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी। तो प्लेबिसाइड के थ्रू बेसिकली कश्मीरियों से ये पूछा जाता है दैट वेदर दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया और वेदर दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान। पर अल्टीमेटली ये जो रेजोल्यूशन होता है इससे कुछ हमें कोई खास फायदा नहीं देखने को मिलता है। देयर वाज नो सच प्रोग्रेस रिगार्डिंग दिस रेजोल्यूशन। सो ये बात जैसी कि वैसी ही रह जाती है। एंड मीनवाइल उस दौरान क्या होता है कि जो राजा हरि सिंह थे, महाराजा हरि सिंह, वो अब कश्मीर के रूलर नहीं है। उनकी जगह जो शेख अब्दुल्ला थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के जो लीडर थे, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के। एंड जम्मू एंड कश्मीर को एक ऑटोनॉमी देने के लिए कि ताकि वो इंडिया का पार्ट बना रहे, इसलिए उसको आर्टिकल 370 का एक अलग से प्रिविलेज दे दिया जाता है। बेसिकली 1952 1954 के अंदर दिल्ली डिक्लेरेशन, पहले 1952 के अंदर एक दिल्ली डिक्लेरेशन साइन करा गया। 1954 के अंदर जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने उस डिक्लेरेशन को रेटिफाई भी कर दिया, अप्रूव भी कर दिया, जिसके तहत ये चीज़ क्लियर हो गया था कि जम्मू एंड कश्मीर को अब एक स्पेशल स्टेटस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया जाएगा। दैट इज आर्टिकल 370 के कुछ प्रिविलेजेस उनको मिलेंगे। बेसिकली आर्टिकल 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो था वो जम्मू एंड कश्मीर को कुछ इंपॉर्टेंट प्रिविलेज देता था। जैसे कि सबसे पहले आर्टिकल 370 कहता था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके सारे प्रोविजंस ऑटोमेटिकली लागू नहीं हो जाएंगे। ओनली सर्टेन प्रोविजंस विच आर रिलेटेड टू डिफेंस, कम्युनिकेशन, एंड फॉरेन अफेयर्स, वही कश्मीर में डायरेक्टली इंप्लीमेंट होगा जम्मू एंड कश्मीर में। सो आर्टिकल 370 जो है, सबसे पहले तो उसने बोल दिया कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस जो है वो डायरेक्टली इंडिया में जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आएंगे, जो उसके प्रोविजंस है, वो डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट नहीं हो जाएगा। सिर्फ डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स वाले जो मैटर्स होंगे वो डायरेक्टली इंप्लीमेंट होंगे। फॉर एनी अदर मैटर, कोई और चीज़ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज आ रहा है, अगर वो भी प्रोविजन जम्मू एंड कश्मीर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, आपको उसकी परमिशन चाहिए होगी। ठीक है, परमिशन फॉर इंप्लीमेंटिंग अदर प्रोविजंस। प्लस इसने अलाउ कर दिया जम्मू एंड कश्मीर को कि ये अपना एक सेपरेट पीएम, प्रेसिडेंट, फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन रख सकता है। सो आर्टिकल 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को ये सारे स्पेशल पावर्स मिल चुके थे। मैं आपको जम्मू एंड कश्मीर का फ्लैग भी दिखा देता हूं एक बारी। सो ये जो आपको रेड रंग का फ्लैग आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, दैट इज द फ्लैग ऑफ, दैट वाज रादर, अब तो नहीं है, 2019 से खत्म हो चुका है ये। सो टिल 2019 जम्मू एंड कश्मीर का एक अलग फ्लैग होता था, एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता था, उसका अलग से अपना एक प्राइम मिनिस्टर, अलग से प्रेसिडेंट था। ये सारी फीचर्स जो है आर्टिकल 370 उसे अलाउ करती थी। प्लस एक आर्टिकल था आर्टिकल 35A। ठीक है, आर्टिकल 35A ये भी एक स्पेशल स्टेटस देता था जम्मू एंड कश्मीर को, जिसके तहत इसने ये अनाउंस कर दिया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर का जो एस्टेट्स हैं उसको हर कोई बाहर वाला इंसान नहीं खरीद सकता है। इट इज ओनली द परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिनके पास होगा कि वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ज़मीन खरीद सकते हैं। बाकी स्टेट के लोगों को ये चीज़ें अलाउड नहीं था। सो ये आर्टिकल 370 एंड 35A के जो पावर्स है वो हम जम्मू एंड कश्मीर को देकर एक वे में लालच दे रहे थे, एक तरीके से बस ये इंश्योर कर रहे थे कि वो इंडिया का पार्ट ही बना रहे।
सो ये जो अलग अलग प्रिविलेजेस जम्मू एंड कश्मीर को आर्टिकल 370 या फिर 35A के अंदर मिली, इसको लेकर इंडिया के जो बाकी स्टेट्स हैं उन वो प्रोटेस्ट करते थे। दे यूज्ड टू से कि ये जो कश्मीर को स्पेशल स्टेटस मिला है, इसके वजह से कभी भी कश्मीर प्रॉपरली इंडिया का पार्ट तो नहीं बन पाएगा एंड इसको हटा देना चाहिए एंड जम्मू एंड कश्मीर को भी इंडिया के बाकी स्टेट्स के जैसे ही ट्रीट करना चाहिए। एंड वही अगर कश्मीरीज की हम बात करें, तो जो कश्मीरी थे उनका क्या कहना था कि ये जो आर्टिकल 370 के अंदर उन्हें जो भी पावर्स मिले, जो भी स्टेटस मिले, दैट इज नॉट एनफ फॉर देम। फर्स्ट ऑफ ऑल उनके क्या कंसर्न्स थे, उनके मेजर ग्रीवेंसेस क्या थे? फर्स्ट, the promise that accession would be referred to the people of the state after the situation created by tribal invasion was normalized has not been fulfilled। कि वो जो प्लेबिसाइट की बात करी गई थी वो कभी फुलफिल नहीं, उनका पहला डिमांड तो ये था। सेकंड, उनका ये कहना था कि जो भी फेडरल स्टेटस उनको गारंटी करा गया है आर्टिकल 370 के थ्रू, कि जो भी उनको स्पेशल फीचर्स मिलेंगे, पावर्स मिलेंगे, वो असल में प्रैक्टिस में नहीं देखने को मिल रहे, वो बस लिखे गए हैं। जब कोई मौका आता है उस चीज़ को फॉलो करने का तो कश्मीरीज उस चीज़ को यूज़ नहीं कर पाते, एंजॉय नहीं कर पाते वो जो उनको एक स्पेशल स्टेटस मिला है। एंड इसके वजह से दे वर डिमांडिंग फॉर ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। दिस वाज द सेकंड डिमांड। पहला प्लेबिसाइट हो गया, दूसरा ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी। एंड थर्ड वाज दैट दे फेल्ट दैट डेमोक्रेसी which is practiced in the rest of India has not been similarly institutionalized in Jammu and Kashmir। कि जिस तरीके से डेमोक्रेसी बाकी पार्ट ऑफ द कंट्री में हमें देखने को मिलता है, सो जम्मू एंड कश्मीर में वैसी डेमोक्रेसी नहीं है। हमें यहाँ की डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को ढंग से काम नहीं करने दिया जा रहा है, बार बार यहाँ के लीडर्स को जेल में डाल दिया जा रहा है, या फिर यहाँ पे फ्रेश इलेक्शंस बड़े जल्दी जल्दी करवा दिए जा रहे हैं, 5 इयर्स का टेन्योर नहीं पूरा किया देने जा रहा है। तो जिस तरह से डेमोक्रेसी बाकी कंट्री के अंदर प्रैक्टिस करी जा रही है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर उस तरीके से प्रैक्टिस नहीं करी जा रही है। सो दीज वर द मेजर कंसर्न्स जो हमें जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिलता है राइट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। मुश्किल से 3 से 4 साल के अंदर आज़ादी के बाद हमें ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। So in the next lecture we will be discussing about the politics in Jammu and Kashmir in very detail after 1948 till present, ठीक है। बट फिलहाल आते हैं हम आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। सो जितना भी टॉपिक आज हमने पढ़ा उसके बेस पे ऑलरेडी आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके CUET एग्जाम में पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे ये आपको 10th जून स्लॉट 1 में पूछा गया था। The question was on which date Maharaja Hari Singh, the ruler of princely state of Jammu and Kashmir, signed the instrument of accession in favor of the Indian Union। तो 26 अक्टूबर 1947 को उन्होंने ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करा था। अब ये याद रखिएगा कि ये जो 26 अक्टूबर 1947 का डेट है, 2020 से इसको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक्सेशन डे नाम से मनाया जाने लगा है एंड ये वहां पे एक पब्लिक हॉलिडे होता है, ठीक है। एक गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। सो 26 अक्टूबर 2020 से बेसिकली जिस डेट को महाराजा हरि सिंह ने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन साइन करा था 2020 से, उस डेट को अब हम एक्सेशन डे के नाम से मनाते हैं एंड ये एक पब्लिक हॉलिडे होता है जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द डायरेक्टर ऑफ फिल्म रोजा। तो मणि रत्नम इज डायरेक्टर ऑफ फिल्म रोजा। अब आप बोलेंगे ये क्वेश्चन कहाँ से पूछ लिया? सो आपके NCERT बुक में ये जो फिल्म रोजा है इसके बारे में मेंशन करा गया है, इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है CUET एग्जाम में। सो अगेन बार बार मैंने कहा है कि अपनी बुक्स को बहुत थॉरली पढ़िए, किसी पिक्चर किसी कार्टून को मत छोड़िए, जो कि कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम में। सो पेज 119 पे ये जो आप देख रहे हैं साइड में, लेट्स वॉच अ फिल्म, इसके ऊपर इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है दैट हु इज द डायरेक्टर। सो द करेक्ट आंसर इज मणि रत्नम। ऑलराइट, अब ये रहा आपका होमवर्क आज के लेक्चर के बेसिस पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द UN recommend in its resolution dated 21 April 1948 कंसर्निंग जम्मू एंड कश्मीर। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आपको वो बताना है। एंड नेक्स्ट, हु अज्यूम द पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन मार्च 1948। आपको नेक्स्ट इसका आंसर बताना है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। बाय दैट टाइम कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर CUET एग्जाम एंड किसी भी और इन्फॉर्मेशन अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।